मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप एलिमेंटोर का उपयोग करके एक वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं, जो कि एक लोकप्रिय और सीखने में आसान ड्रैग एंड ड्रॉप वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर है। चाहे आपको वेबसाइट बनाने और डिजाइन करने का कोई अनुभव न हो, इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक तैयार वेबसाइट होगी और आप जान जाएंगे कि इसे खुद कैसे प्रबंधित करें और कम लागत में चलाते रहें। मैं आपको चरण दर चरण ये प्रक्रिया समझाऊंगा कि अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग कैसे सेट करें, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें और फिर एलिमेंटर पेज बिल्डर का उपयोग करके अपनी कस्टम वेबसाइट कैसे डिजाइन करें। अंत में हम आपकी कस्टम डोमेन को भी कनेक्ट करेंगे। शुरू करने के लिए नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक से एलिमेंटर के लिए साइन अप करें। अभी आप उस लिंक का उपयोग करके अपने पहले साल पर 75% की छूट पा सकते हैं, लेकिन वह लिंक हमेशा आपको उस समय उपलब्ध सबसे अच्छा ऑफर देगा। वेबसाइट होस्टिंग हमें अपनी वेबसाइट की फाइलों को स्टोर करने के लिए सर्वर पर जगह किराए पर लेने की सुविधा देती है। इस तरह हमारी वेबसाइट 24/7 लाइव रहेगी। यह देखने के लिए कि वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए एलिमेंटोर के क्या प्लान्स हैं, चलिए सबसे पहले सी प्लान्स पर क्लिक करते हैं। एलिमेंटोर एक पेज बिल्डर है और पेज बिल्डर हमें बिना किसी कोडिंग के अपनी वेबसाइट सेटअप करने की सुविधा देते हैं। इसके बजाय हम आसान से इस्तेमाल होने वाले ड्रैग एंड ड्रॉप विजेट्स के साथ अपनी वेबसाइट बनाएंगे। एलिमेंटोर के प्लान्स में होस्टिंग और उनका पेज बिल्डर दोनों शामिल हैं और ये एक साथ अच्छी तरह काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो भी दिखा रहा हूँ वह सब कुछ कोर बिल्डर के साथ बनाया जा सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं, इसलिए लाइट प्लान के तहत बाय नाउ पर क्लिक करें। अब हम साइन अप करेंगे और एलिमेंटोर के लिए एक अकाउंट बनाएंगे। क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करें। इसके बाद हम अपनी बिलिंग जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना पेमेंट मेथड दर्ज कर सकते हैं और एक बार दर्ज करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करें। आपको यह AI स्टार्टर ऑफर प्राप्त हो सकता है, लेकिन बस नीचे स्क्रॉल करें और अपनी वेबसाइट बनाना प्रारंभ करें चुनें। इसके बाद आप एलिमेंटर के ऑनबोर्डिंग फ्लो पर पहुंचेंगे, लेकिन मैं आपको हर चीज समझाऊंगा, इसलिए समय बचाने के लिए इसे स्किप करें और ऊपर दाईं ओर X पर क्लिक करें। यहाँ हम एलिमेंटोर डैशबोर्ड देखते हैं और हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है कि हमें अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है। यह हमारे साइन अप और होस्टिंग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, तो चलिए एक नए टैब में अपनी ईमेल इनबॉक्स खोलते हैं। एलिमेंटर से आई वह ईमेल ढूंढें जिसका विषय है प्लीज कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। उसे खोलें और फिर अपना ईमेल पुष्टि करें पर क्लिक करें। यहाँ गो टू माई एलिमेंटोर पर क्लिक करके आप अपने डैशबोर्ड पर वापस जा सकते हैं। अपने मूल एलिमेंटर डैशबोर्ड को रिफ्रेश करने से आप फिर से उसी जगह वेबसाइट्स टैब पर आ जाएंगे, तो मैं इस अतिरिक्त टैब को बंद कर दूंगा। अब जब हमारे पास एलिमेंटर होस्टिंग प्लान है तो हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ऊपर दाईं ओर क्रिएट अ होस्टेड वेबसाइट पर क्लिक करें, फिर उस प्लान के नीचे यूज दिस सब्सक्रिप्शन चुनें जिसे हमने अभी बनाया है। क्योंकि हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, तो चलिए क्रिएट न्यू साइट चुनते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपनी वेबसाइट को कस्टम डोमेन कैसे दें। कस्टम डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम ही होता है और हमारे प्लान में पहले से ही एक फ्री डोमेन शामिल है। इसे सेटअप करना आसान है, लेकिन इसमें प्रोसेस होने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए फिलहाल हम अपने वर्डप्रेस सेटअप के साथ आगे बढ़ते हैं और स्किप एंड यूज टेम्पोरेरी डोमेन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद एलिमेंटोर हमें बताता है कि हमारी साइट तैयार है। आइए कंप्लीट योर साइट सेटअप पर क्लिक करें। अब हो सकता है कि आप इस एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड पेज पर पहुंच जाएं। अगर ऐसा होता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे परीक्षण के दौरान यह एलिमेंटोर की प्रक्रिया में एक छोटा सा गड़बड़ था। बस एक नया टैब खोलें और एलिमेंटोर में फिर से साइन इन करें। अब आपको यह पेज दिखना चाहिए और आप फिर से सही ट्रैक पर आ जाएंगे। मैं इस टैब को इधर ले जाता हूं और हमारी त्रुटि को बंद कर देता हूं। आइए अपनी एलिमेंटोर होस्टेड वेबसाइट पर होवर करें और ओपन WP डैशबोर्ड पर क्लिक करें। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और अब हम वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में लॉग इन हैं। यह हमारी वेबसाइट का बैकएंड है और जब भी हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे तो हम यहाँ अक्सर आएंगे। एलिमेंटोर पेज बिल्डर का उपयोग शुरू करने से पहले वर्डप्रेस डैशबोर्ड में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें पूरी तरह से शुरुआत करने के लिए साफ कर देना चाहिए। आइए अब ये करते हैं। मैं इसे बंद कर रहा हूँ और इसे डिसमिस कर रहा हूँ। स्क्रीन ऑप्शंस मेनू के तहत आइए इन सभी स्क्रीन एलिमेंट्स को अनचेक कर दें। अब हमारा डैशबोर्ड साफ सुथरा और अच्छा दिख रहा है। अब अगर हम पोस्ट्स में जाएं, ऑल पोस्ट्स पर क्लिक करें तो हम अपने हेलो वर्ल्ड पोस्ट पर होवर करके ट्रैश पर क्लिक कर सकते हैं। फिर ट्रैश बिन से हम इस पोस्ट को स्थायी रूप से डिलीट कर सकते हैं। हम यही प्रक्रिया पेजेस में भी कर सकते हैं,
ऑल पेजेस पर जाएं, सैम्पल होम पेज पर होवर करें, मोर ऑप्शंस में जाएं, ट्रैश पर क्लिक करें, फिर ट्रैश में जाकर इसी तरह से इस पेज को भी स्थायी रूप से डिलीट कर सकते हैं। अब जब हमने कुछ गैर जरूरी चीजें साफ कर दी हैं, तो आइए बाएं मेनू में सेटिंग्स पर जाएं ताकि वहां कुछ महत्वपूर्ण चीजें बदल सकें। जनरल सेटिंग्स में हमें अपनी साइट का टाइटल और टैगलाइन दिखाई देती है। अगर हम अपने वर्डप्रेस एडमिन बार में देखें तो यहाँ भी हमें अपनी साइट का टाइटल दिखाई देता है। आइए इन दोनों को आपकी वेबसाइट के अनुसार बदलते हैं। मैं यहाँ जोड़ूंगा डैन का सिंपल वर्डप्रेस ट्यूटोरियल और चलिए एलिमेंटर और वर्डप्रेस सीखते हैं। नीचे स्क्रॉल करें और सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब हमारा साइट टाइटल यहाँ ऊपर मेनू बार में बदल गया है। मैक पर कमांड स्लिक या विंडोज पर कंट्रोल स्लिक करने से हमारी साइट एक नए टैब में खुलेगी और हम देख सकते हैं कि साइट टाइटल और टैगलाइन में किए गए बदलाव लागू हो गए हैं। आइए इसे अभी के लिए बंद कर देते हैं। सेटिंग्स में वापस आकर यहाँ डिस्कशन टैब के तहत अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट्स को डिसेबल कर देते हैं। ये स्पैम कमेंट्स की संख्या को सीमित करने में मदद करेगा, तो हम नीचे स्क्रॉल करके सेव चेंजेस पर क्लिक कर सकते हैं। अब जब हमने ये क्लीन अप आइटम्स कर लिए हैं, तो हम अपना थीम और प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए तैयार हैं, ताकि हम वर्डप्रेस के साथ एलिमेंटोर पेज बिल्डर का इस्तेमाल शुरू कर सकें। बाएं साइड मेनू में आइए अपीयरेंस, फिर थीम्स पर जाएं। थीम आपकी वेबसाइट के लिए एक डिजाइन टेम्पलेट की तरह होती है। यह आपकी साइट का लुक कंट्रोल करती है, जिसमें रंग, फॉन्ट्स, लेआउट्स और स्टाइल्स शामिल हैं। हेलो एलिमेंटोर हमारा मौजूदा एक्टिव थीम है, लेकिन हम इसे बदलकर सबसे लोकप्रिय फ्री थीम्स में से एक एस्ट्रा इस्तेमाल करेंगे। ऐड न्यू थीम पर क्लिक करें, फिर थीम्स में एस्ट्रा सर्च करें। इसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें और जब इंस्टॉल हो जाए तो एक्टिवेट पर क्लिक करें। अगर हम अपने हेलो एलिमेंटोर थीम के थीम डिटेल्स पर क्लिक करें तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। अब जब हमारा नया थीम इंस्टॉल हो गया है, तो हम अपना स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने मेनू में प्लगइन्स पर क्लिक करें। प्लगइन्स वे एक्सटेंशन होते हैं जिन्हें आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। हर प्लगइन आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में नए फीचर्स जोड़ने की सुविधा देता है, ठीक वैसे ही जैसे आपके स्मार्टफोन के लिए ऐप्स। स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन हमें सैकड़ों फ्री टेम्पलेट्स तक पहुंच देगा, जिससे हमारी वेबसाइट डिजाइन करना आसान हो जाएगा। प्लगइन जोड़ें पर क्लिक करें, फिर प्लगइन्स में स्टार्टर टेम्पलेट्स सर्च करें। आइए अब इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें और जब इंस्टॉलेशन पूरा हो जाए तो एक्टिवेट करें। शुरुआत करने के लिए चलिए टेम्पलेट्स के साथ बनाते हैं और यहाँ हम एलिमेंटर को अपना पेज बिल्डर चुनते हैं, क्योंकि यह हमें सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डिंग की सुविधा देगा। यहाँ मैं शायद बाद में कहूँगा। अब हमें एक टेम्पलेट चुनना है। टेम्पलेट्स थीम्स से अलग होते हैं, जिसे हमने पहले ही एस्ट्रा इंस्टॉल करते समय चुना था। वह थीम पूरी वेबसाइट की ओवरऑल लुक को कंट्रोल करता है, जिसमें रंग, फॉन्ट्स और सभी पेजों का लेआउट शामिल है। हालांकि एक टेम्पलेट केवल किसी एक विशेष पेज का लेआउट कंट्रोल करता है, जैसे कि होम पेज, अबाउट पेज या कॉन्टैक्ट पेज। आप यहाँ श्रेणी के अनुसार टेम्पलेट्स ब्राउज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जो टेम्पलेट्स पेड हैं उन्हें प्रीमियम के रूप में चिह्नित किया गया है, लेकिन शुरू करने के लिए बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स भी उपलब्ध हैं। और किसी टेम्पलेट का उपयोग करने से हमारा काफ़ी समय बचेगा और हमें एक प्रोफेशनल लुक के साथ शुरुआत करने में मदद मिलेगी। अगर आप इन टेम्पलेट्स में से किसी पर भी क्लिक करते हैं तो आपको इसका प्रीव्यू दिखाई देगा कि ये कैसा दिखेगा और आप यहाँ पेजों के बीच नेविगेट भी कर सकते हैं। अगर आप वापस जाकर कुछ और चुनना चाहते हैं तो बस एक्स पर क्लिक करें। मैं इस टेम्पलेट का उपयोग करने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्लैनेट अर्थ, क्योंकि यह एलिमेंटर पेज बिल्डर सीखने के लिए अच्छा है और विभिन्न इंडस्ट्रीज के लिए लचीला भी है। जैसे ही हम एक टेम्पलेट चुन लेते हैं, आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि साइट लोगो जोड़ना और अगर चाहें तो फॉन्ट पेयरिंग्स भी बदल सकते हैं। इसके नीचे हम नई कलर पैलेट्स के साथ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट विकल्पों के साथ ही रहूंगा और हम कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। इस फीचर चयन चरण में मैं स्किप दिस स्टेप पर क्लिक करूंगा। अगर आपको यह इनसफिशिएंट मेमोरी लिमिट दिखाई देती है तो आप यहाँ भी स्किप एंड कंटिन्यू चुन सकते हैं और फिर आखिर में इस स्क्रीन पर आपको अपनी जानकारी भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह बॉक्स जरूर चेक करना होगा ताकि आप यह स्वीकार करें कि आप अपनी साइट की सेटिंग्स को ओवरराइड कर रहे हैं और नया कंटेंट जोड़ रहे हैं। एक बार बॉक्स चेक करने के बाद सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक करें। इसमें 1 या 2 मिनट लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही यह पूरा हो जाए आप यहाँ क्लिक करके अपनी वेबसाइट देख सकते हैं। अगर हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करें तो हम अपने होम पेज का बाकी हिस्सा देख सकते हैं और हम अपने मेनू बार में अन्य पेजों पर जाकर भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यह अबाउट पेज है और यह सर्विसेज पेज है। आइए देखें कि ये पेज हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर से कैसे दिखते हैं। अपने वर्डप्रेस एडमिन बार में अपनी वेबसाइट के नाम पर जाएं। फिर हम राइट क्लिक करके अपने डैशबोर्ड को एक नए टैब में खोल सकते हैं।
फिलहाल मैं एलिमेंटर को बंद कर दूंगा और अपने ईमेल इनबॉक्स में टेम्पलेट्स शुरू करूंगा। अब वापस उसी डैशबोर्ड पर चलते हैं जिसे हमने अभी खोला था। डैशबोर्ड से बाएं मेनू में पेजेस पर जाएं और यहाँ हम अपने पेजों की सूची देख सकते हैं। अब जब हमारी साइट बन चुकी है और हमारा थीम, प्लगइन और टेम्पलेट सब सेट हो चुके हैं, तो चलिए एलिमेंटर पेज बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं। पेज बिल्डर तक पहुंचने के कुछ तरीके हैं। इस पेज व्यू से हम जिस पेज को एडिट करना चाहते हैं उस पर बस एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इस हाइपरलिंक पर कमांड क्लिक करूंगा ताकि होम पेज एक नए टैब में खुल जाए। तो ये पहला तरीका था, लेकिन फिलहाल इसे बंद कर देते हैं और मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ। पेजेस के अंदर से चलिए फिर से हमारे विजिट साइट लिंक पर जाते हैं और इसे एक नए टैब में खोलने के लिए कमांड क्लिक करते हैं। जब हमारा होम पेज खुल जाए तो हम WP एडमिन बार में यहीं एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कर सकते हैं। मैं पहले से खुला हुआ हमारा सर्विसेज पेज बंद कर दूंगा। कस्टमाइजिंग शुरू करने से पहले चलिए पहले समझते हैं कि हमारी वेबसाइट के पेजेस की संरचना कैसी है। हमारी वेबसाइट का हर पेज कंटेनर्स का उपयोग करके बनाया गया है और इन कंटेनर्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। मैं इस पैनल को बंद कर दूंगा। दाईं ओर ये फ्लोटिंग स्ट्रक्चर पैनल हमें दिखाता है कि हमारे कंटेनर्स और एलिमेंट्स पेज पर कैसे व्यवस्थित हैं। होम पेज पर हमारे पास 4 मुख्य कंटेनर्स हैं। अगर हम स्ट्रक्चर पेन में उन पर क्लिक करते हैं तो यह उस कंटेनर को केंद्रित कर देगा जिस पर मैंने क्लिक किया है और कंटेनर को इस मैजेंटा आउटलाइन के साथ दिखाया जाएगा। अगर मैं इस मुख्य कंटेनर को खोलता हूं तो हम यहाँ एक और कंटेनर को ग्रे रंग की आउटलाइन में देखते हैं और फिर इस कंटेनर के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 आइटम्स हैं, एक स्पेसर, 2 हेडिंग्स और फिर एक बटन। कभी कभी स्ट्रक्चर पेन को बंद करना सहायक होता है, लेकिन अगर आप इसे वापस लाना चाहें तो कमांड या कंट्रोल और आई दबाने से यह ऑन और ऑफ हो जाएगा। या अगर मैं इसे बंद कर दूं और किसी भी एलिमेंट पर राइट क्लिक करूं और नीचे स्ट्रक्चर पर जाऊं तो वह भी इसे वापस ले आएगा। किसी कंटेनर को मूव करने के लिए अगर हम कंटेनर के ऊपर होवर करते हैं तो हमें यह मैजेंटा रंग की आउटलाइन दिखाई देती है। हम कंटेनर के हैंडल को पकड़ सकते हैं और फिर इसे किसी दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अन्य एप्लीकेशंस की तरह अगर हम उस मूव को अनडू करना चाहें तो कमांड Z दबा सकते हैं। मैं स्ट्रक्चर पेन को बंद करने जा रहा हूं। नया कंटेनर जोड़ने के लिए चलिए किसी मौजूदा कंटेनर के ऊपर होवर करते हैं और फिर नया कंटेनर जोड़ने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। आइए यहाँ एक बार फिर प्लस पे क्लिक करें और फिलहाल के लिए फ्लेक्स बॉक्स चुनें। मैं बाद में फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के बीच का अंतर समझा सकता हूँ। मैं ये 2 स्तंभ संरचना चुनूंगा और अब हम कुछ एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बाईं ओर जाएं और ऐड एलिमेंट पर क्लिक करें तो यह हमें वापस हमारे विजेट्स पर ले आएगा और मैं यहाँ आसानी से एक नया हेडिंग ड्रैग कर सकता हूँ। इसके बाद मैं टेक्स्ट एडिटर विजेट के साथ एक नया पैराग्राफ भी जोड़ सकता हूँ। वह मैजेंटा बार मुझे दिखाती है कि यह कहाँ ड्रॉप होगा और हम एक बटन भी जोड़ सकते हैं। और जब आप एलिमेंट्स को इधर उधर खींचते हैं तो आपको एक मैजेंटा बार दिखाई देगा जो यह दर्शाता है कि विजेट कहाँ रखा जाएगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जब हम अपने बटन को खींचते और मूव करते हैं तो यह स्थान कैसे बदलता है। एलिमेंट्स को हटाने के लिए हम राइट क्लिक कर सकते हैं और डिलीट चुन सकते हैं। मैं टेक्स्ट को डिलीट करूंगा। अगर आप किसी एलिमेंट को चुनते हैं और हम फिर से स्ट्रक्चर पैनल खोलते हैं तो हम उस एलिमेंट को यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं और फिर हम इस कंटेनर को भी स्ट्रक्चर पैनल में देखेंगे। हम इसे डिलीट कर सकते हैं या अगर हम पूरे कंटेनर पर होवर करें तो हम पूरे कंटेनर को डिलीट करने के लिए X पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कभी कोई ऐसा बदलाव करते हैं जिसे आप वापस लेना चाहते हैं तो एलिमेंटर आपके द्वारा किए गए एक्शंस का हिस्ट्री रखता है जिसे हम रिवर्ट कर सकते हैं। उस हिस्ट्री तक पहुंचने के लिए ऊपर बाएं में एलिमेंटर के लोगो पे क्लिक करें, फिर हिस्ट्री चुनें। अगर हम अपने कंटेनर रिमूव्ड एक्शन पर क्लिक करते हैं तो यह हमारे कंटेनर को हटाने की प्रक्रिया को वापस कर देगा। फिर हम लेटेस्ट एक्शन को चुनकर समय में सबसे हालिया वर्जन पर वापस जा सकते हैं। और अगर हम कभी अपनी पेज का प्रीव्यू देखना चाहें तो हम एलिमेंटर पैनल को यहाँ दिए गए हैंडल से छुपा सकते हैं, या फिर हम बदलावों का प्रीव्यू देखने के लिए आइकॉन आंख का निशान पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने प्रीव्यू चेंजेस टैब को बंद कर सकते हैं और एलिमेंटर पैनल को फिर से खोल सकते हैं। हम अपने असली साइट पर जाने के लिए इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके व्यू पेज चुन सकते हैं। यह हमें हमारी असली साइट पर ले जाता है जो फिलहाल इस अस्थायी डोमेन पर है। लेकिन चलिए इसे बंद करते हैं और कस्टमाइज करना जारी रखते हैं। अब जब हम कंटेनर और एलिमेंट्स को समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि टेक्स्ट को कैसे कस्टमाइज किया जाए, क्योंकि यह हमारी वेबसाइट पर एक लोकप्रिय एलिमेंट होगा। हमारे हेडिंग के प्रीव्यू पर क्लिक करें जिसका शीर्षक फिलहाल अर्थ है और ध्यान दें कि इससे हमारे एडिट हेडिंग विकल्प खुल जाएंगे। इन विकल्पों के भीतर हम देखते हैं कि हमारे पास 3 टैब हैं, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस्ड। कंटेंट टैब के अंतर्गत हम अपना शीर्षक अर्थ से बदलकर
वर्डप्रेस कर सकते हैं। हम ये सीधे प्रीव्यू पर क्लिक करके और एडिट करके भी कर सकते हैं। टाइटल के नीचे अगर हम चाहें तो यहाँ लिंक भी जोड़ सकते हैं और हमारे पास यहाँ HTML टैग बदलने का विकल्प भी है। अब स्टाइल टैब के अंतर्गत हमारे पास अपने हेडिंग के विजुअल लुक को कंट्रोल करने के लिए और भी कई विकल्प हैं। हम इसे बाएं, दाएं, जस्टिफाई या फिर से सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। अगर आप टाइपोग्राफी के लिए एडिट मेनू खोलते हैं तो आपको अपने सामान्य फ़ॉन्ट सेटिंग्स के कई विकल्प मिलेंगे। हम यहाँ फ़ॉन्ट साइज बदल सकते हैं। हम फ़ॉन्ट वेट भी बदल सकते हैं, जैसे सेमी बोल्ड। अभी इस हेडिंग को अपर केस में बदल दिया गया है। हम स्टाइल को नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक के बीच बदल सकते हैं। मैं इसे नॉर्मल ही रखूंगा। और फिर हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन का विकल्प भी है। हम अभी कुछ ही देर में लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग को और करीब से देखेंगे, लेकिन अगर हम इस टाइपोग्राफी सेक्शन को बंद कर दें तो आप स्टाइल टैब के अंदर से कुछ कम इस्तेमाल होने वाली सेटिंग्स जैसे टेक्स्ट स्ट्रोक, टेक्स्ट शैडो और ब्लेंड मोड तक पहुंच सकते हैं। और अंत में एक सेटिंग जिसे आप काफ़ी बार इस्तेमाल कर सकते हैं वह है टेक्स्ट कलर। अगर आप यहाँ कलर पिकर पर क्लिक करते हैं तो यह आपको हेक्स कोड कलर तक पहुँच देगा, जिससे आप कोई भी रंग चुन सकते हैं और बदलाव को रियल टाइम में प्रीव्यू कर सकते हैं। या अगर आप इसे बंद करके ग्लोब पर क्लिक करते हैं तो आपको इस थीम का हिस्सा सभी रंग मिल जाएंगे। यह फीचर आपके एलिमेंट्स को आपकी वेबसाइट के बाकी हिस्सों के साथ मेल खाने में मदद करता है, इसीलिए हम इसे फिर से थीम अल्टरनेट ब्रांड में बदल सकते हैं। हवर के तहत आप इस रंग के व्यवहार को बदल सकते हैं, जैसे कि हेडिंग एक लिंक हो। अगर हम अबाउट अस हेडिंग के नीचे इस टेक्स्ट एडिटर एलिमेंट तक नीचे स्क्रॉल करें और फिर से स्टाइल टैब में लौटें तो चलिए टाइपोग्राफी सेटिंग्स को दोबारा देखते हैं ताकि हम अपने कुछ स्पेसिंग विकल्पों को देख सकें। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो यहां आप देख सकते हैं कि लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग टेक्स्ट के लुक को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर हम यहां इस गोल तीर वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट एडिटर की स्टाइलिंग डिफ़ॉल्ट पर लौट आएगी। एडवांस्ड टैब में हमारे पास स्पेसिंग और अलाइनमेंट के लिए और भी कई विकल्प हैं, लेकिन हम इसे थोड़ी देर बाद कवर करेंगे। फिलहाल चलिए अन्य एलिमेंट टाइप्स को एक्सप्लोर करते हैं। हम बटन के टेक्स्ट को ठीक वैसे ही एडिट कर सकते हैं जैसे सामान्य टेक्स्ट एलिमेंट्स को करते हैं, लेकिन हम बटन को खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं उस बटन तक जो हमारे होम पेज के टॉप पर है। चलिए वास्तव में इस बटन को डिलीट कर देते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। तो अगर हम राइट क्लिक करें तो हम डिलीट कर सकते हैं और फिर अपने एलिमेंट्स पैनल से एक नया बटन ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए अपने बटन को एडिट करना शुरू करते हैं। कंटेंट टैब में मैं टाइप को डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा, लेकिन यहाँ टेक्स्ट बदलूंगा जैसे हमने पहले अन्य टेक्स्ट एलिमेंट्स के साथ किया था, और मैं लिखूंगा गेट वर्डप्रेस। और फिर बटन आमतौर पर हमारे विजिटर्स को हमारी वेबसाइट के पेजों के बीच नेविगेट करने में मदद करते हैं। तो यहाँ लिंक के तहत मैं चाहता हूँ कि ये बटन विजिटर्स को हमारे कॉन्टैक्ट पेज पर ले जाए। अगर आप कॉन्टैक्ट टाइप करना शुरू करें और इसे हटा दें तो हमारा कॉन्टैक्ट पेज यहाँ दिख जाएगा और हम इसे चुन सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ URL भर गया है। आप अपने बटन टेक्स्ट के साथ एक आइकन भी जोड़ सकते हैं। तो हम या तो एक आइकन अपलोड कर सकते हैं, या अगर आप आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करें तो फॉन्ट ऑसम से पहले से ही कुछ आइकन हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। अगर हम फॉन्ट ऑसम ब्रांड्स लाइब्रेरी पर क्लिक करें और वर्डप्रेस सर्च करें तो हमारे पास वास्तव में कुछ विकल्प हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और इंसर्ट करते हैं, और यहाँ वापस आकर हम आइकन की पोजीशन बदल सकते हैं, और अगर चाहें तो टेक्स्ट के साथ उसकी स्पेसिंग भी बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे ये दाईं ओर पसंद है। अब स्टाइल के तहत चलिए बटन के लुक में कुछ बदलाव करते हैं। सबसे पहले मैं पोजीशन को सेंटर करने जा रहा हूँ। अगर मैं टाइपोग्राफी सेटिंग्स खोलूँ तो मैं एक नया फ़ॉन्ट चुन सकता हूँ। मैं साइज बढ़ा सकता हूँ, मुझे 25 जैसा कुछ अच्छा लग रहा है, और मैं टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकता हूँ। शायद मैं लेटर स्पेसिंग को अपनी पसंद के अनुसार कम कर दूं, और अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करके टाइपोग्राफी पैन बंद करूं तो मुझे यहाँ बटन का सफ़ेद टेक्स्ट कलर पसंद है, लेकिन हम असली बटन का रंग बदल सकते हैं। हम पहले देखी गई किसी हेक्स कलर को चुन सकते हैं या फिर अपने थीम से भी कुछ चुन सकते हैं, और मैं शायद एक्सेंट के साथ जाऊंगा। बॉक्स शैडो के तहत हमारे पास कुछ विकल्प हैं जिनका उपयोग हम अपने बटन को उभारने के लिए कर सकते हैं। अगर मैं इसे सूक्ष्म रखना चाहूं तो हम शैडो के फैलाव को इस तरह सेट कर सकते हैं कि वह हमारे बटन के किनारे से बस थोड़ा सा ही बाहर निकले। यहाँ आपको ब्लर पर भी नियंत्रण मिलता है, और कलर के तहत हम उस शैडो की अपारदर्शिता भी कम कर सकते हैं। तो मैं कलर पिकर और बॉक्स शैडो विकल्पों को बंद कर दूंगा।
बॉर्डर रेडियस से आप तेज किनारों को गोल कर सकते हैं, तो अगर आप इसे ज़्यादा बढ़ा दें तो यहाँ काफ़ी गोल बटन बना सकते हैं। मैं कुछ 5 जैसा चुनूंगा ताकि बहुत ही सूक्ष्म प्रभाव मिले, और इन मानों को आप यहाँ इस बटन से लिंक या अनलिंक भी कर सकते हैं, और पैडिंग के तहत आपको बटन के आकार पर और भी ज़्यादा नियंत्रण मिलता है। आइए इन मानों को चेन पर क्लिक करके अनलिंक कर देते हैं, और मुझे लगता है कि ऊपर और नीचे 15 पिक्सल और दाएं बाएं 25 पिक्सल कुछ अच्छा लगेगा। अंत में अगर हम यहाँ ऊपर होवर को चुने तो हमारे पास ये पूरी आज़ादी है कि बटन होवर स्टेट में कैसा दिखेगा। तो चलिए बॉक्स शैडो को सक्षम करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अभी अभी नॉर्मल स्टेट की शैडो को हल्का किया था, इसलिए होवर स्टेट में बॉक्स शैडो के ये डिफ़ॉल्ट मान बटन को और गहरा बना देंगे। आइए इसे आजमाते हैं। हम बटन के होवर रंग को भी बदल सकते हैं, तो चलिए ग्लोब पर क्लिक करते हैं। चलिए एक्सेंट चुनते हैं, लेकिन इसे थोड़ा गहरा शेड बना देते हैं। इस तरह जब हम होवर करेंगे तो यह एक्सेंट रंग भी गहरा हो जाएगा और मुझे ये अच्छा लग रहा है। लेकिन आप यहाँ ट्रांजिशन की अवधि भी बदल सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि यह थोड़ा ज़्यादा समय ले, और आप चाहें तो होवर एनिमेशन भी जोड़ सकते हैं। यहाँ चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। अब चलिए देखते हैं कि इमेजेस को कैसे बदलें, जो एक और आम एलिमेंट है। यहाँ 2 प्रकार की इमेजेस होती हैं। हमारे पेज के ऊपर हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज है और यह इस कंटेनर की पूरी जगह घेर लेती है। और फिर अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो ये इमेज एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले चलिए इन इमेज एलिमेंट्स को बदलते हैं। जब हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमें हमारे 3 जाने पहचाने सेटिंग्स टैब्स दिखेंगे। कंटेंट के तहत अगर हम इस इमेज पर होवर करें तो हम चूज इमेज पर क्लिक कर सकते हैं। यह हमें हमारी मीडिया लाइब्रेरी में ले जाएगा। यहाँ से हम अपने टेम्पलेट में शामिल किसी भी इमेज को चुन सकते हैं। ये इमेजेस पहले ही हमारी साइट पर इस्तेमाल हो चुकी हैं। अगर हम सर्च इमेजेस पर क्लिक करें तो ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम वापस अपलोड पर जा सकते हैं और अपनी खुद की इमेज अपलोड कर सकते हैं। मैं एक फाइल चुनूंगा और उसे अपनी मीडिया लाइब्रेरी में लाने के लिए अपलोड करूंगा। फिर मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा और उसे अपनी साइट में जोड़ दूंगा। इसके बाद मैं इसी प्रक्रिया को दोहराकर अपनी साइट के इस कंटेनर में बाकी प्लेस होल्डर इमेजेस को भी भर सकता हूँ। अगर हम अपनी नई अपलोड की गई इमेजेस में से किसी एक पर क्लिक करें तो हम ऊपर स्टाइल टैब में जा सकते हैं और इनकी दिखावट में बदलाव कर सकते हैं। मैं चौड़ाई और ऊंचाई को एडजस्ट करके इसका आकार बदल सकता हूँ। मैं इसे यहाँ 90% कर सकता हूँ। हम इसमें कुछ गोल किनारे भी जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि 10 अच्छा लग रहा है। और हम अपने बटन की तरह एक हल्का बॉक्स शैडो भी इनेबल कर सकते हैं। आप स्लाइडर्स को एडजस्ट कर सकते हैं या सीधे वैल्यू दर्ज कर सकते हैं। थोड़ा प्रयोग करने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है, और क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये इमेजेस इस कंटेनर के अंदर एक जैसी दिखें, इसलिए मैं थोड़ा समय लेकर इन बाकी 2 इमेजेस में भी वही बदलाव करूंगा। इन इमेज एलिमेंट्स की तरह ही हमारे पास कंटेनर बैकग्राउंड्स को नियंत्रित करने का भी विकल्प है। तो मैंने पेज के टॉप तक स्क्रॉल किया है। आइए इस कंटेनर को कंटेनर हैंडल पर क्लिक करके सिलेक्ट करें, और स्टाइल टैब के तहत बैकग्राउंड टाइप क्लासिक पर सेट है। तो हम इसे एक सिंपल रंग भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए इमेज को बदलते हैं, इमेज पर क्लिक करके और एक नई इमेज चुनकर। मैं यहाँ फिर से कुछ अपलोड करूंगा और एक फाइल सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही वह इमेज अपलोड हो जाए फिर से सिलेक्ट करें, और जब वह बदल जाए तो हम नीचे स्क्रॉल करके यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सेटिंग्स देख सकते हैं। ऐसे मामलों में पोजीशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। डिफ़ॉल्ट रूप से इमेज सेंटर पर पोजीशन होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन एलिमेंट्स और मेरी इमेज में जो बैकग्राउंड में पहाड़ हैं उनके बीच थोड़ा स्पेस हो। ये थोड़ा विजुअलाइज करना मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी इमेज का एस्पेक्ट रेशियो इस कंटेनर से ज़्यादा लंबा है। तो अगर मैं अपनी पोजीशन को टॉप सेंटर में बदलता हूं तो मुझे इन एलिमेंट्स के चारों ओर वह स्पेस मिल जाता है जो मैं चाहता था। मुझे अटैचमेंट को स्क्रॉल पर सेट करना पसंद है। अगर हम अपनी वेब पेज को स्क्रॉल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इमेज बाकी एलिमेंट्स के साथ पिन की हुई सी लगती है जो इसके सामने है। अगर हम इसे फिक्स्ड में बदलते हैं तो इमेज स्क्रॉल करते समय अपनी जगह पर बनी रहती है, और कंटेनर लगभग एक मूविंग विंडो की तरह काम करता है, जिससे हम पीछे पिन की हुई इमेज को देख सकते हैं जो स्थिर रहती है। डिस्प्ले साइज को कवर पर सेट करना आमतौर पर सबसे अच्छा विकल्प होता है, लेकिन अगर मैं इसे कंटेन पर सेट करूं तो कभी कभी ऐसा करना आपके एस्पेक्ट रेशियो को समझने में मददगार होता है। मैं अटैचमेंट को वापस स्क्रॉल पर बदलने जा रहा हूं और डिस्प्ले साइज के लिए कवर को ही रखूंगा। बैकग्राउंड ओवरले एक और उपयोगी सेटिंग है जो हमारे पास यहाँ है, और मैं इसका इस्तेमाल अपने बैकग्राउंड इमेज को या तो उज्ज्वल या गहरा करने के लिए करना पसंद करता हूँ।
तो अगर हम यहाँ आकर अपने बैकग्राउंड कलर के रूप में काला चुनते हैं और स्लाइडर का उपयोग करके ओपेसिटी को एडजस्ट करते हैं तो हम अपनी पसंद के अनुसार कोई भी लुक हासिल कर सकते हैं। हालांकि इस वेबसाइट के लिए मुझे लगता है कि सफ़ेद रंग का उपयोग करना और ओपेसिटी को एडजस्ट करना हमारे लिए कंट्रास्ट बढ़ाने में मदद करेगा और यह मेरी नज़र में थोड़ा बेहतर दिखता है। ऐसे एलिमेंट्स जैसे ये हेडिंग्स और बटन अब ज़्यादा उभर कर सामने आते हैं। अगर हम वापस बैकग्राउंड पर जाएं तो क्लासिक के अलावा और भी बैकग्राउंड टाइप्स हैं जो इमेज को सपोर्ट करते हैं। ग्रेडियंट हमें 2 रंग चुनने और हर रंग के लिए लोकेशन स्लाइडर और एंगल स्लाइडर का उपयोग करके अपना लुक एडजस्ट करने की सुविधा देता है। आप इन्हें यहाँ देख सकते हैं। आइए यहाँ एक रंग चुनते हैं और आप देख सकते हैं कि रंग 1 रंग 2 के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और हम रंग 1 और रंग 2 की लोकेशन के साथ साथ एंगल का उपयोग करके यह लुक बना सकते हैं। आप किसी भी YouTube वीडियो का उपयोग करके वीडियो बैकग्राउंड भी जोड़ सकते हैं। डेमो के लिए मैंने पहाड़ों का एक वीडियो ढूंढा है और इसीलिए मैं इस लिंक को यहाँ पेस्ट करने जा रहा हूँ। मुझे सेकंड्स में वे टाइम स्टैम्प्स पहले से पता हैं जिन्हें मैंने पहले ही खोज लिया है, तो मैं उन्हें यहाँ दर्ज करूँगा। फिर जब मैं अपनी लिंक पेस्ट करूँगा तो यह सीधे उसी वीडियो के उस हिस्से पर चला जाएगा जिसे मैंने इन टाइम स्टैम्प्स के अनुसार चुना है। अगर आप वीडियो बैकग्राउंड का विकल्प चुनते हैं तो यह बैकग्राउंड फॉल बैक इमेज महत्वपूर्ण है ताकि अगर वीडियो लोड न हो तो यह दिखाई दे। साथ ही इस मामले में हमें शायद अपनी सफ़ेद लेयर की अपारदर्शिता यहाँ बढ़ानी चाहिए क्योंकि इसमें सबसे अच्छा कंट्रास्ट नहीं है। अगर मैं इसे 50 के करीब लाता हूँ तो हम अपने हेडिंग्स और बटन में लिखे शब्दों को बहुत बेहतर देख सकते हैं। अंत में अगर हम ऊपर स्क्रॉल करें तो हम इस बैकग्राउंड टाइप को स्लाइड शो में बदल सकते हैं। यहाँ आप कई इमेजेस चुन सकते हैं ताकि एक गैलरी जोड़ सकें। मैं कुछ इमेजेस चुनने जा रहा हूँ जो पहले से यहाँ हैं और फिर क्रिएट न्यू गैलरी और इंसर्ट पर क्लिक करूँगा। डेमो के लिए मैं इस चेतावनी को बंद कर रहा हूँ, लेकिन हम इन्हें एक अनंत लूप के रूप में रख सकते हैं। डेमो को बेहतर दिखाने के लिए हम यहाँ अवधि को कम कर सकते हैं ताकि ये इमेजेस जल्दी जल्दी बदलें। अगर आप चाहें तो हम ट्रांजिशन इफेक्ट और उसकी अवधि भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे क्लासिक बैकग्राउंड टाइप ही ज़्यादा पसंद है तो हम इसी पर बने रहेंगे। अब जब हमने अपने सभी मुख्य एलिमेंट टाइप्स को एडिट करना सीख लिया है तो चलिए इनके बीच की स्पेसिंग को कंट्रोल करना भी सीखते हैं। शुरू करने के लिए चलिए ऊपर टॉप बार में पेज ड्रॉप डाउन पर चलते हैं और फिर हम अपनी अबाउट पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉम्प्ट आए तो सेव एंड लीव पर क्लिक करें। मार्जिन और पैडिंग 2 ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अबाउट पेज पर नीचे स्क्रॉल करें जब तक हम इस कंटेनर तक नहीं पहुंच जाते और देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। यहाँ हैंडल पे क्लिक करें और फिर एडवांस्ड टैब खोलें और यहाँ आप मार्जिन और पैडिंग के लिए हमारे कंट्रोल्स देख सकते हैं। और अगर ये दोनों ही स्पेसिंग को कंट्रोल करते हैं तो मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क क्या है? इस चित्र को देखकर अगर आप कल्पना करें कि हमारे हर कंटेंट एलिमेंट की एक बॉर्डर है तो पैडिंग व स्पेसिंग है जो कंटेंट और बॉर्डर के बीच अंदर होती है और मार्जिन व स्पेसिंग है जो बॉर्डर के बाहर या चारों ओर होती है। तो अगर हम यहाँ अपने उदाहरण को देखें तो हमारे पास पहले से ही कुछ टॉप और बॉटम पैडिंग है। अगर मैं इस टॉप पैडिंग को 0 पर सेट करता हूँ और फिर रियल टाइम में इसे बढ़ाने के लिए एरो की दबाए रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर हम मार्जिन के साथ भी कुछ ऐसा ही करते हैं और मैं इस एरो की को दबाए रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्पेस बढ़ रही है लेकिन इमेज एरिया में नहीं। मैं इन्हें फिर से 0 पर सेट कर सकता हूँ और आप इन्हें अनलिंक भी कर सकते हैं ताकि हम सिर्फ टॉप मार्जिन बढ़ा सकें, न कि सभी तरफ। अक्सर पैडिंग जोड़ना या मार्जिन जोड़ना एक जैसा ही दिख सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई दिखाई देने वाली बॉर्डर नहीं है। तो चलिए अपने बटन को एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और हमारे पैडिंग वैल्यूज़ को अनलिंक कर दूंगा। अगर हम टॉप पर मार्जिन बढ़ाते हैं या टॉप पर पैडिंग बढ़ाते हैं तो हमारा बटन अभी भी उसी दिशा में मूव कर रहा है और जब हम इनमें से किसी एक को बदलते हैं तो कुछ खास अलग नहीं होता। मैं इन्हें फिर से पहले जैसा कर देता हूँ। और एक और तरीका है जिससे हम स्पेसिंग जोड़ सकते हैं और वह है स्पेसर विजेट के साथ। तो चलिए ऊपर ऐड एलिमेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ स्पेसर ढूंढते हैं और मैं इसे हमारे बटन के ऊपर ड्रैग कर दूंगा। जब हम अपने स्पेसर को चुनते हैं तो ये स्लाइडर दिखाई देगा और ये बस एक और तरीका है जिससे हम स्पेस बढ़ा सकते हैं। मैं इसे अभी के लिए हटा रहा हूँ।
स्पेसिंग को कंट्रोल करने का एक आखिरी तरीका है, और अगर हम अपने पेज के सबसे ऊपर जाएं और कंटेनर हैंडल पर क्लिक करें तो लेआउट टैब में आपको यह मिनिमम हाइट स्लाइडर दिखाई देगा। यह फिलहाल 600 पर सेट है, लेकिन स्लाइडर को एडजस्ट करने से आप इस सेक्शन के ऊपर और नीचे से आसानी से स्पेसिंग जोड़ या घटा सकते हैं। हम इसे अभी के लिए 660 पर ही रखेंगे। तो अब हमें पता है कि कंटेनर में अपने एलिमेंट्स के बीच स्पेस कैसे करें, लेकिन कंटेनर के अंदर से लेआउट को कैसे कंट्रोल करें। ये दिखाने के लिए कि हम ये कैसे करते हैं, चलिए अपनी अबाउट पेज पर होम पेज का 3 कॉलम लेआउट फिर से बनाते हैं। खुद को याद दिलाने के लिए कि वह कैसा दिखता था, इस एरो पर क्लिक करते हैं और फिर व्यू पेज पर जाते हैं। चलिए होम पर चलते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं, और यही 3 कॉलम लेआउट है जिसे हम फिर से बनाना चाहते हैं। अब अपनी अबाउट पेज पर इस एक कॉलम कंटेनर के नीचे और इस 2 कॉलम लेआउट के ऊपर प्लस पर क्लिक करें, फिर से प्लस पर क्लिक करें, और अब हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में से चुनने का विकल्प है। ग्रिड लेआउट्स अधिक जटिल होते हैं। ये 2 आयामी लेआउट्स की अनुमति देते हैं, जो प्रोडक्ट लिस्टिंग्स, गैलरीज और जटिल डिजाइनों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। लेकिन यहाँ हम फ्लेक्स बॉक्स चुनेंगे। फ्लेक्स बॉक्स साधारण पंक्ति या कॉलम लेआउट्स के लिए सबसे अच्छे हैं, और ये विभिन्न स्क्रीन साइज पर सबसे अच्छे दिखते हैं। आइए सबसे पहला साधारण स्ट्रक्चर चुनते हैं, और इससे हमारा पहला कंटेनर बन जाएगा। इस कंटेनर के लेआउट टैब के तहत यह सुनिश्चित करें कि कंटेंट विड्थ के अंतर्गत फुल विड्थ चुना गया है। फिर ऐड एलिमेंट पर क्लिक करके और कंटेनर को अंदर ड्रैग करके इस मूल कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर जोड़ते हैं। यह 3 में से पहला होगा, इसलिए हमें इसे फिट करने के लिए इसका आकार बदलना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कंटेंट की चौड़ाई फुल विड्थ पर सेट हो। आइए अब चौड़ाई का मान 33 कर दें। अब जब हमारे पास पहला कंटेनर है तो समय बचाने के लिए हम इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट चुनते हैं, या फिर मैक पर Ctrl+D या विंडोज पर Ctrl+D दबाकर भी यही कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे कंटेनर वर्टिकल तरीके से व्यवस्थित हो गए हैं। इसे उस कॉलम लेआउट में बदलने के लिए जो हम चाहते हैं, मुख्य कंटेनर के हैंडल पर क्लिक करें और फिर यहाँ दिशा को रो हॉरिजॉन्टल में बदल दें। अगर हम कंटेंट को सेंटर में जस्टिफाई करते हैं तो हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे सभी सेंटर में हों। अब जब हमारे 3 कॉलम सेट हो गए हैं तो हम इसमें और कंटेंट जोड़ना जारी रख सकते हैं। मैं ऊपर ऐड एलिमेंट पर क्लिक करूंगा और इस पहले कॉलम में एक इमेज ड्रैग करूंगा। फिर मैं तस्वीर के नीचे एक हेडिंग जोड़ूंगा और उसके नीचे एक टेक्स्ट एडिटर भी जोड़ूंगा। आमतौर पर आप इन 3 एलिमेंट्स में अलग कंटेंट डालना चाहेंगे, बजाय इसके कि जो पहले से हमारी साइट पर है। लेकिन क्योंकि हम अपनी होम पेज की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं वही कंटेंट डालूंगा जो मेल खाता है। और अब ये हमारे होम पेज के कंटेंट से मेल खाता है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो देख सकते हैं कि इस हेडिंग का स्टाइल उस हेडिंग के स्टाइल से बिल्कुल मेल नहीं खाता। एक चीज जो हम कर सकते हैं वह है इस हेडिंग की सेटिंग्स खोलना, स्टाइल में जाना, टाइपोग्राफी में जाना और इस हेडिंग को अपरकेस में ट्रांसफॉर्म करना। या अगर हम इस हेडिंग पर क्लिक करें और फिर राइट क्लिक करके कॉपी करें तो हम अपनी नई हेडिंग पर आकर राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल कर सकते हैं। अगला, अगर हम इस कंटेनर की यही संरचना इन 2 अन्य कॉलम्स में भी भरना चाहें तो जो हमारे पास पहले से है उसे डुप्लीकेट करना इन खाली कंटेनर्स में नए एलिमेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप करने से कहीं तेज होगा। तो चलिए दाईं ओर के इन 2 खाली कंटेनर्स पर राइट क्लिक करके उन्हें डिलीट कर देते हैं। फिर अगर हम अपने पहले कंटेनर को सिलेक्ट करें तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं और एक बार और करने के लिए Ctrl+D दबा सकते हैं। कंटेनर्स को डुप्लीकेट करने के बाद, जिससे सभी कंटेनर्स में एक रूपता बनी रहती है, अब हमारा कंटेंट भरना काफ़ी तेज़ हो जाता है। यहाँ हम एक और काम कर सकते हैं, अपने कंटेनर के अंदर कुछ पैडिंग जोड़ सकते हैं ताकि ऊपर की ओर थोड़ी जगह मिल सके। आइए कंटेनर हैंडल पर क्लिक करें, फिर एडवांस्ड टैब में जाकर पैडिंग वैल्यूज़ को अनलिंक करें और ऊपर की ओर 50 पिक्सल आजमाते हैं। इन कंटेंट लेआउट्स और स्पेसिंग को समझना आपको शुरू से कुछ भी बनाने में सक्षम बनाएगा, लेकिन ब्लॉक्स और टेम्पलेट्स आपके डिज़ाइन के काम को आसान बनाकर आपका बहुत समय बचाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे किया जाता है। आइए उस कंटेनर के ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करें जिसे हमने अभी बनाया है, और इस बार प्लस की बजाय स्टार्टर्स टेम्पलेट्स आइकन पर क्लिक करें। यहाँ हम अभी पूरी पेज इंपोर्ट नहीं करना चाहते, बल्कि हम उसका एक हिस्सा इंपोर्ट करना चाहते हैं जिसे ब्लॉक कहा जाता है।
आइए इस पर क्लिक करें और मैं चाहूँ तो जो चाहिए उसे सर्च कर सकता हूँ, या अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो शायद मुझे ये वाला लेना पसंद आए। इस पर क्लिक करने के बाद मैं ब्लॉग को इंपोर्ट करूँगा और आप इसे यहाँ देख सकते हैं। आइए एक और जोड़ते हैं, लेकिन इस बार हम एक पेज जोड़ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम कौन सा टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चलिए होप को देखते हैं। इस पर क्लिक करें और होम पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है। फिर इस टेम्पलेट को इंपोर्ट करें और मैं इसे बंद कर सकता हूँ। और जाहिर है यहाँ पूरी पेज को इंपोर्ट करना समझदारी नहीं है, तो जैसे जैसे मैं रिव्यू करता हूँ मैं उन कंटेनरों को डिलीट कर सकता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि मुझे उस पूरे पेज टेम्पलेट से सिर्फ यह क्लाइंट टेस्टिमोनियल ही चाहिए और मैं बाकी सब कुछ हटा सकता हूँ। तो ये वह है जिसे हमने अभी ब्लॉग के रूप में इंपोर्ट किया है, और ये हमने पेज के रूप में इंपोर्ट किया था, हालांकि हमने पेज का ज़्यादा हिस्सा नहीं रखा। अब आगे आइए देखें कि अपनी वेबसाइट पर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स और रंगों को कैसे बदलें, न कि सिर्फ किसी एक एलिमेंट के स्तर पर बल्कि पूरी वेबसाइट पर। हमें यह बदलाव पूरे वर्डप्रेस स्तर पर करना होगा, तो चलिए पहले अपना ड्राफ्ट सेव कर लेते हैं। फिर अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू करें। वर्डप्रेस एडमिन बार में कस्टमाइज का चयन करें। अब चलिए अपने ग्लोबल सेटिंग्स देखते हैं और हम टाइपोग्राफी से शुरू कर सकते हैं। ऊपर की ओर हमारे पास कुछ प्रीसेट्स हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं, और अगर आपको पसंद न आए तो आप उन्हें वापस भी कर सकते हैं। तो हम इस वाले को देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कैसे बदल रहे हैं, लेकिन शायद मैं इसे वापस कर दूंगा। नीचे आप बेस फॉन्ट के अंदर बॉडी फॉन्ट और हेडिंग्स फॉन्ट दोनों में बदलाव कर सकते हैं, और हेडिंग फॉन्ट के अंदर सभी हेडिंग टाइप फॉन्ट्स में भी। तो अगर मैं इस पेंसिल पर क्लिक करता हूं तो आप यहां इनमें से किसी में भी बदलाव कर सकते हैं, और आप इसी तरह से ग्लोबल कलर्स भी बदल सकते हैं। तो चलिए ऊपर एक मेनू पीछे जाते हैं और कलर्स पर क्लिक करते हैं। टाइपोग्राफी की तरह हमारे पास चुनने के लिए कई ग्लोबल पैलेट्स हैं। मैं 2 या 3 या डार्क को देख सकता था। जैसे जैसे मैं इनमें से चुनता हूं आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के इस हिस्से में ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि यह काफ़ी हद तक इमेज आधारित है। मैं डिफ़ॉल्ट पर ही रहूंगा, लेकिन हम इन सभी व्यक्तिगत रंगों को भी बदल सकते हैं। इन थीम रंगों के नीचे आप साइट की पृष्ठभूमि का रंग बदल सकते हैं, लेकिन मुझे इसे सफ़ेद ही रखना पसंद है। अगर हम फिर से ऊपर स्क्रॉल करें और एक बार फिर वापस जाएं, तो हमारे पास बटन के लिए भी इसी तरह के विकल्प हैं। तो यह उन सभी बटनों में बदलाव करने के लिए एक बेहतरीन जगह होगी अगर कोई खास स्टाइल है जिसे आप हर बार हर एक एलिमेंट पर बार बार दोहराना नहीं चाहते। जब आप संतुष्ट हों तो आप पब्लिश पर क्लिक करके अपने सभी बदलाव लागू कर सकते हैं। अब हम इन सेटिंग्स को बंद कर सकते हैं और अपनी होम पेज पर वापस जा सकते हैं। दृश्य रूप से और संरचनात्मक रूप से हमने आपकी साइट को कस्टमाइज करने के लिए जरूरी अधिकांश चीजें कवर कर ली हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट को पूरी तरह से तैयार करने के लिए अभी भी कुछ और विषय समझना बाकी है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है यह सुनिश्चित करना कि आपकी वेबसाइट मोबाइल व्यूइंग के लिए अनुकूलित हो, क्योंकि आजकल वेब ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा फोन और टैबलेट से आता है। आइए एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करें और फिर ऊपर टैबलेट पर क्लिक करें। अगर हम होम पेज को स्क्रॉल करें तो टैबलेट व्यू के हिसाब से ये मुझे काफी ठीक लग रहा है। तो अगला कदम है फोन आइकन पर क्लिक करें ताकि देख सकें कि मोबाइल पर यह कैसा दिखता है। और ये बहुत खराब नहीं है, लेकिन खासकर ऊपर के हिस्से में एलिमेंट्स थोड़े भरे भरे लग रहे हैं। हेडिंग पर क्लिक करें, फिर स्टाइल पर क्लिक करें और चलिए टाइपोग्राफी को एडिट करते हैं। कोई भी सेटिंग जिसमें मोबाइल आइकन दिखता है वह दर्शाता है कि जो बदलाव हम करने जा रहे हैं वह सिर्फ मोबाइल पर ही लागू होगा। आइए इस हेडिंग का फॉन्ट साइज 40 कर देते हैं और नीचे वाली हेडिंग का फॉन्ट शायद कुछ 20 जैसा कर देते हैं। अब अगर हम स्टाइल बार के नीचे डेस्कटॉप पर क्लिक करें और हेडिंग की टाइपोग्राफी चेक करें तो यह अभी भी 90 साइज पर ही है जैसा हमने छोड़ा था। इसी तरह हम वापस मोबाइल पर जाते हैं। हम इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और एडवांस्ड के तहत यह जानते हुए कि यह बदलाव सिर्फ मोबाइल पर लागू होगा, हम इस पैडिंग को बढ़ा सकते हैं ताकि हमें थोड़ी जगह मिल सके। आप पूरे सेक्शन को भी डिवाइस टाइप के आधार पर छुपा सकते हैं। तो चलिए यहाँ हमारे अबाउट अस कंटेनर तक नीचे स्क्रॉल करते हैं। कंटेनर हैंडल को सिलेक्ट करें, फिर एडवांस्ड में जाएं और फिर से नीचे स्क्रॉल करें ताकि रिस्पॉन्सिव ड्रॉप डाउन मिल सके। यहाँ अगर आप हाइड ऑन मोबाइल पोर्ट्रेट को टॉगल करते हैं तो ये सेक्शन ग्रे हो जाएगा और ये मोबाइल पर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम वापस डेस्कटॉप पर आएं तो अबाउट अस सेक्शन अभी भी यहाँ है।
ये ज़रूरी है कि आप अपने साइट को मोबाइल व्यू में देखकर ज़रूरी बदलाव करने के लिए समय निकालें। अब जैसे जैसे आपकी वेबसाइट बढ़ेगी, आपको बिल्कुल नई पेज जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे करना है। चलिए वापस डेस्कटॉप पे चलते हैं और इस एलिमेंटर मेनू बार में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं। फिर नया पेज जोड़ें पर क्लिक करें। आइए सेव करें और बाहर निकलें। ये नया पेज तैयार हो जाएगा और अगर हम यहाँ पेज सेटिंग्स के लिए गियर पर क्लिक करें तो हम इस नए पेज का टाइटल प्रोजेक्ट्स में बदल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ऊपर टाइटल ड्राफ्ट के रूप में दिख रहा है, तो जब भी हम इस पेज को सार्वजनिक करना चाहें हम पब्लिश पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पहले की तरह स्टार्टर टेम्पलेट से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पेज या ब्लॉक टेम्पलेट्स जोड़ना, लेकिन हम अपने अन्य पेजों से कंटेनर भी कॉपी कर सकते हैं, जो एक नया पेज जल्दी से तैयार करने का एक और आसान तरीका है। आइए प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक करें ताकि एक प्रीव्यू खुल जाए और हम उस पेज पर जा सकते हैं जिससे हम कोई कंटेनर कॉपी करना चाहते हैं। तो अगर हम सर्विसेज पेज पर जाएं तो चलिए इस ऊपर वाले हिस्से को ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करें, फिर कंटेनर हैंडल पर क्लिक करके इस कंटेनर को फोकस करें। मैं इसे कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करूंगा। अब अगर हम अपने नए प्रोजेक्ट्स पेज पर वापस जाएं तो राइट क्लिक करके वही सेक्शन पेस्ट कर सकते हैं। और अब हम इस हेडिंग को एडिट करेंगे। हम चाहते हैं कि इसमें प्रोजेक्ट्स लिखा हो और चलिए इसे फिर से पब्लिश करते हैं। अगर हम प्रीव्यू पर क्लिक करें तो देख सकते हैं कि यह टॉप हेडर हमारे अन्य पेजों की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसे ठीक करने के लिए एडिट पेज पर क्लिक करें। मैं इसे बंद कर दूंगा। इसके बाद हम यहाँ एक्स्ट्रा सेटिंग्स में जा सकते हैं और फिर नीचे स्क्रॉल करके एडवांस्ड सेटिंग्स पर जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट हेडर के अंतर्गत इनेबल्ड पर क्लिक करें। इस विंडो को बंद करें, फिर सेव पर क्लिक करें। अब अगर हम इस पेज को देखें तो देख सकते हैं कि हेडर अब ठीक हो गया है। लेकिन एक चीज़ जो हम नोटिस करते हैं वो ये है कि हमारा नया पेज प्रोजेक्ट्स अभी तक ऊपर नेविगेशन मेनू में नहीं है। इस पेज को मेनू में जोड़ने के लिए हमें वापस अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाना होगा। तो चलिए यहाँ ऊपर बाईं ओर वर्डप्रेस लोगो पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम अपीयरेंस में जाकर मेन्यूज पर जा सकते हैं। सबसे हाल के पेजों के अंतर्गत हम प्रोजेक्ट्स पर क्लिक कर सकते हैं, फिर ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करें। अगर हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करें तो देख सकते हैं कि वह जोड़ दिया गया है। हम इसे ऊपर खींचकर इसकी क्रमबद्धता तय कर सकते हैं। हम इसे इंडेंट करके एक सब मेनू बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसे बाहर ही रखते हैं और जब हम संतुष्ट हों तो सेव मेन्यू पर क्लिक करें। ये देखने के लिए कि वह पेज जोड़ा गया है, चलिए अपनी वेबसाइट को खोलते हैं। इसके लिए WP एडमिन बार में ऊपर दिए गए लिंक पर कमांड क्लिक करें। इस नए टैब में जाने पर हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट्स पेज अब हमारे सर्विसेज पेज के बगल में दिखाई दे रहा है। अगर हम वापस सेटिंग्स में आएं तो नीचे स्क्रॉल करें और अपने प्रोजेक्ट्स को एक टैब्ड सब आइटम मेनू में ले जाएं। फिर से सेव करें, अपने टैब में वापस आएं, रिफ्रेश करें और अब प्रोजेक्ट्स यहाँ सर्विसेज के नीचे एक ड्रॉप डाउन में स्थित है। मेनू में से इन लिंक में से किसी को भी हटाना भी बहुत आसान है। तो यहाँ वापस वर्डप्रेस में इनमें से किसी भी ड्रॉप डाउन को खोलें और खोलने के बाद आप उसे हटा सकते हैं और सेव करके उसे मेनू से पूरी तरह निकाल सकते हैं। मैं प्रोजेक्ट्स को वापस यहाँ ले जा रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। तो अब जब हमें पता चल गया है कि इस मेनू को कैसे बदलना है, चलिए देखते हैं कि हेडर के बाकी हिस्से को कैसे कस्टमाइज करें, जैसे कि लोगो और मेनू के रंग बदलना। हमारी वेबसाइट टैब पर वापस आते हैं। यहाँ से हम कस्टमाइज पे क्लिक कर सकते हैं, फिर हेडर बिल्डर पर क्लिक कर सकते हैं। लोगो बदलने के लिए साइट टाइटल एंड लोगो पर यहाँ या यहाँ क्लिक करें। फिर चेंज लोगो पर हम कोई फाइल अपलोड करने के लिए चुन सकते हैं, तो मैं यहाँ एक चुनूंगा। अपलोड करने के बाद इसे एक बार फिर से चुनें। मेरा लोगो सुझाए गए क्रॉप में अच्छी तरह फिट हो जाता है, इसलिए मैं इमेज को क्रॉप कर दूंगा। और अगर आपके प्रीव्यू में लोगो नहीं बदलता है तो संभवतः इसका कारण ये है कि आप रेटिना या हाई पिक्सल डेंसिटी डिस्प्ले का उपयोग कर रहे हैं। तो आप यहाँ अपने लोगो का उच्च रिजोल्यूशन वर्जन अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सभी डिवाइस के लिए यही एक लोगो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और जब मैं उस स्विच को टॉगल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा लोगो अब दिखाई देने लगा है। हम इस स्लाइडर की मदद से अपने लोगो का आकार बदल सकते हैं और यह यहाँ लगभग सही लग रहा है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हम एक साइट आइकन भी अपलोड कर सकते हैं, जिसे फेविकॉन भी कहा जाता है। मैं उस पर क्लिक करूंगा, फिर साइट आइकन चुनूंगा और एक और फाइल अपलोड करूंगा। आपका लोगो छोटे आकार में इसके लिए अच्छा दिख सकता है, लेकिन मेरे पास इसके लिए एक अलग फाइल है। मैं इसे चुनूंगा और यहाँ क्रॉपिंग को छोड़ दूंगा। और जैसे ही ये अपलोड हो जाता है आप देख सकते हैं कि यह टैब में प्रभावी हो गया है। हमारा प्रीव्यू बड़ा होकर यहीं दिख रहा है।
अब अगर हम वापस जाएं और हेडर बिल्डर चुनें तो हमारे पास साइट लोगो और प्राइमरी मेनू जैसी चीज़ों को फिर से पोजीशन करने का विकल्प है। तो मैं इसे सेंटर में खींच सकता हूं और आप देख सकते हैं कि इससे क्या बदलाव आता है। आप इसे ऊपर या नीचे किसी भी पंक्ति में खींच सकते हैं, लेकिन मुझे यह लुक पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। इन मेनू रंगों को बदलने के लिए नीचे स्क्रॉल करें और ट्रांसपेरेंट हेडर पर क्लिक करें, फिर डिज़ाइन टैब पर जाएं। फिर अगर हम मेनू कलर के तहत नीचे स्क्रॉल करें तो हम टेक्स्ट लिंक के रंग को सामान्य और होवर एक्टिव स्टेट्स के बीच बदल सकते हैं। मुझे टेक्स्ट का रंग काला पसंद है, लेकिन मैं इस रंग को अपने लोगो के टोन से मेल कर दूंगा। मैंने वह हेक्स कोड कॉपी कर लिया है और अब मैं इसे यहाँ जोड़ूंगा। अब सक्रिय मेनू आइटम का रंग मेरे लोगो के रंग से मेल खाएगा। इन बदलावों को सेव करने के लिए चलिए पब्लिश पर क्लिक करते हैं। अगर हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करें तो हम वेबसाइट के फूटर को भी ठीक वैसे ही एडिट कर सकते हैं जैसे अभी हमने हेडर को एडिट किया था। तो यहाँ एक्स पे क्लिक करें, वापस कस्टमाइज पे जाएं और फिर फूटर बिल्डर पे जाएं। इससे फूटर पर फोकस हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारे पास इसी तरह का लेआउट है। आइए इस कॉपीराइट को खोलते हैं और हम वर्ष का मान ठीक करेंगे। तो यहाँ 2022 की जगह मैं इसे हटा दूंगा। मैं एक बायां ब्रैकेट टाइप करूंगा, फिर करंट ईयर लिखूंगा और दायां ब्रैकेट लगाऊंगा। और अब ये एक वेरिएबल है जो वर्तमान वर्ष को दिखाता है। अब जब ये ठीक हो गया है तो चलिए अपने लोगों को हेडर के अनुसार बदलते हैं। मैं इस पेन आइकन पर क्लिक करूंगा। मैं यहाँ समझ गया कहूंगा। मैं लोगो पर रिप्लेस पर क्लिक करूंगा और फिर मीडिया लाइब्रेरी खोलूंगा। मैं अपने लोगों को उसी तरह चुनूंगा जैसे पहले किया था, फिर सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा। फिर फुटर मेन्यू विकल्पों तक दोबारा पहुंचने के लिए हम बैक पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ फुटर मेन्यू पर क्लिक कर सकते हैं, या हम यहीं से भी क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास इन पेजों को इनलाइन में बदलने का विकल्प है, जैसा कि अभी दिख रहा है, या स्टैक में भी कर सकते हैं। मुझे इनलाइन पसंद है और आप इसे अपनी पसंद के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। अपनी बदलावों को सेव करने के लिए चलिए पब्लिश पे क्लिक करते हैं और फिर हम कस्टमाइजर को बंद कर सकते हैं। और जब हम अपनी वेबसाइट से संतुष्ट हो जाएं तो हम लाइट स्पीड कैश प्लगइन को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट तेज हो जाएगी। यहाँ लोगो पर क्लिक करके चलिए वर्डप्रेस पर वापस चलते हैं। फिर चलिए प्लगइन्स में जाएं, ऐड प्लगइन पर क्लिक करें, लाइट स्पीड कैश LIT सर्च करें और फिर इस प्लगइन को ढूंढकर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। इंस्टॉल हो जाने के बाद हम एक्टिवेट पर क्लिक कर सकते हैं। हम इसे यहाँ अपनी प्लगइन्स सूची में देख सकते हैं। भविष्य में जब हम साइट पर काम करेंगे तो इसे निष्क्रिय कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। अब एक आखिरी काम करना है, वह है फ्री कस्टम डोमेन को कनेक्ट करना, जो एलिमेंटर पर साइन अप करते समय मिला था। आइए अब यह करते हैं। इसके लिए चलिए वापस एलिमेंटर पर चलते हैं। मैं अपनी टैब पर जाऊंगा और बाकी सब कुछ बंद कर दूंगा। फिर वर्डप्रेस के अंदर कहीं से भी चलिए होस्टिंग टैब, होस्टिंग पर जाते हैं और वेबसाइट ओवरव्यू पर जाते हैं। मुझे वहाँ ले चलो। हमारी वेबसाइट ओवरव्यू में हम देख सकते हैं कि हमें अभी भी एक डोमेन कनेक्ट करना है। ये आइटम हमारी लॉन्च योर साइट चेकलिस्ट में सूचीबद्ध है, और अगर हम डोमेन्स टैब पर जाते हैं तो वह हमें वह टेम्पररी डोमेन दिखाएगा जिसे हम इस्तेमाल कर रहे थे, और यह भी बताएगा कि हम अभी भी अपना फ्री डोमेन रिडीम कर सकते हैं। यहाँ चलिए रिडीम पर क्लिक करते हैं। आदर्श रूप से अगर उपलब्ध हो तो आप .com डोमेन लेना चाहेंगे। यह भी अच्छा है कि आपकी वेबसाइट का नाम अपेक्षाकृत छोटा और यादगार हो। यहाँ आप अपने संभावित डोमेन के लिए सर्च कर सकते हैं। मैं कहूँगा dansimplitude, जैसा कि ट्यूटोरियल में है, com। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। यह हमें एलिमेंटर के पार्टनर हवर पर ले जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वेबसाइट हमने चुनी है वह उपलब्ध है, क्योंकि यह हमारे एलिमेंटर प्लान के साथ पहले साल के लिए शामिल है, इसलिए इसकी कीमत मुफ्त है और हम इसे कार्ट में जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद मैं इस आइटम पर क्लिक करूंगा। हम my.com डोमेन का उपयोग करने जा रहे हैं, लेकिन आपको यह भी दिख सकता है कि एक मुफ्त .online डोमेन भी जोड़ा गया है। बस ओके पर क्लिक करें। शॉपिंग कार्ट में आपके पास कुछ अतिरिक्त विकल्प होते हैं, लेकिन मैं बिना कुछ अतिरिक्त जोड़े आगे बढ़ना चाहता हूँ। नीचे स्क्रॉल करें और सिक्योर चेकआउट पर क्लिक करें। पहले चरण में अपना विवरण दें ताकि आप हवर पर एक खाता बना सकें। इसके बाद सेवा की शर्तें पढ़ें और उनसे सहमत हों। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। दूसरे चरण में अपनी पंजीकरण जानकारी भरें। तीसरे चरण में आपको अपनी बिलिंग जानकारी भरनी होगी, भले ही आज के लिए कुल राशि 0 है।
अंत में आप अपना ऑर्डर कंफर्म और सबमिट कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद मैं my.com डोमेन को एलिमेंटर से कनेक्ट करने के लिए चुनूंगा। इस पेज पर रहते हुए वेबसाइट के उपयोग के अनुसार आप ऑटो रिन्यूअल को बंद करना चाह सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे बंद कर दूंगा। आपको हवर से एक सत्यापन ईमेल भी प्राप्त होगा। आइए अपनी ईमेल इनबॉक्स खोलें और हवर से आए उस ईमेल को खोजें जिसकी विषय पंक्ति वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड से शुरू होती है। एक बार जब हम उसे खोल लेते हैं तो आपको यहाँ सत्यापन लिंक ढूंढना होगा और हम उस पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ आपको बस अपनी संपर्क जानकारी सत्यापित करनी है। नीचे स्क्रॉल करें और जानकारी सत्यापित करें पर क्लिक करें। अब हम इस टैब को बंद कर सकते हैं। आइए अपनी ईमेल इनबॉक्स बंद करें और यहाँ हॉवर में हम प्रगति की जांच कर सकते हैं। अब जब हमारा डोमेन कनेक्ट हो गया है तो आइए एलिमेंटर में वापस चलें और इसे पूरा करें। एलिमेंटर में वापस आने पर वे पहचान लेते हैं कि हमने अपना नया कस्टम डोमेन कनेक्ट कर लिया है। ये तुरंत उपलब्ध हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यहाँ हम अपने डोमेन को कॉपी कर सकते हैं, एक नया टैब खोल सकते हैं और उसमें पेस्ट कर सकते हैं। यह वह प्रकार का पेज है जो आप देख सकते हैं जब तक सब कुछ पूरी तरह से सेटअप नहीं हो जाता। फिलहाल के लिए इसे बंद कर देते हैं। गॉट इट पर क्लिक करें और जब तक ये रिकॉर्ड अपडेट हो रहे हैं आप कभी भी इस डोमेन्स टैब में आकर डीएनएस स्थिति की जांच कर सकते हैं। मेरे रिकॉर्ड अभी भी अपडेट हो रहे हैं तो मुझे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस बिंदु पर आपको अपने कस्टम डोमेन को सही तरीके से सेटअप करने के लिए कोई और कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब मेरे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे तो मैं इस स्क्रीन पर वापस आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि सब कुछ पूरा होने के बाद यह कैसा दिखता है। इस बीच हम हमेशा अपने अस्थायी डोमेन पर जा सकते हैं, इसे कॉपी कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं। मैं इस टैब को बंद कर रहा हूं और जब मेरे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे तो मैं यहां वापस आऊंगा। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो मैं आपको दिखाता हूं कि होवर में अपने डीएनएस रिकॉर्ड्स कैसे चेक करें। सबसे पहले चेक डीएनएस स्टेटस पर क्लिक करें, फिर सहायता के लिए ओपन द गाइड पर क्लिक करें। ये हमें हवर में साइन इन करने का निर्देश देगा, तो चलिए अब एक नए टैब में ऐसा करते हैं। मैं माय अकाउंट पर जाऊंगा, फिर कंट्रोल पैनल में जाऊंगा। यहाँ हम अपने डोमेन्स देख सकते हैं और मैं अपना .com डोमेन चुनूंगा। फिर इस पेज से डीएनएस टैब को चुनें। चलिए एलिमेंटर में गाइड पर वापस चलते हैं और अगले स्टेप्स देखने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमें दोनों सी नेम और ए टाइप रिकॉर्ड्स जोड़ने के निर्देश दिखाई देते हैं। अगर हम वापस हवर पर जाएं तो हम यह सत्यापित कर सकते हैं कि ये दोनों रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अगर नहीं हैं तो हम इन्हें जोड़ सकते हैं। और अब चलिए हवर द्वारा जोड़े गए दो अन्य रिकॉर्ड्स को हटाते हैं। एक्स पर क्लिक करके फिर डिलीट से पुष्टि करते हैं। अब चलिए एलिमेंटर में गाइड पर वापस चलते हैं और हम डन पर क्लिक कर सकते हैं। डीएनएस स्थिति को अपडेट होने में अभी भी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर हम अपने डोमेन को कॉपी करके सर्च बार में पेस्ट करें तो मेरी अस्थायी डोमेन कुछ ही मिनटों में इन बदलावों के बाद मेरी कस्टम डोमेन पर रीडायरेक्ट हो गई थी। अगर आपके पास एलिमेंटर से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।